जय श्री राम। राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है जून 2022 को और जनवरी 2023 तक राहु भरणी नक्षत्र के अंदर विचरण करेंगे। यानी जून के महीने से जनवरी तक का जो समय है, इसमें राहु अपने परम मित्र या अपने आचार्य शुक्राचार्य के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी अब राहु के ऊपर 3 प्रकार की जिम्मेदारी आती है। पहली बात कि राहु मंगल की राशि में है, दूसरा राहु के स्वयं के अपने गुण हैं, तीसरा राहु शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब इस 3 प्रकार की जिम्मेदारी को राहु किस प्रकार से निभाएंगे और उसका सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। राहु को अगर हम देखें तो 14 जून 2022 को राहु का जो प्रवेश है वो भरणी नक्षत्र में हो जाएगा। 20 फरवरी 2023 तक राहु भरणी नक्षत्र के अंदर ही ट्रांजिट करेंगे। यानी इस समय से लेके इस समय काल के बीच में राहु शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्राचार्य ने ही मृत संजीवनी विद्या से स्वर भानु नाम के राक्षस, जिसका सर भगवान विष्णु ने अलग कर दिया, ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से उन्हें एक सर्प से काटकर जोड़ दिया। राहु के बारे में बात करें तो कलयुग में राहु और केतु जैसे ग्रहों की बहुत भूमिका है, क्योंकि कलयुग के अंदर आपको देवता समान पुरुष बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर असुर और दैत्य विचारों के लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों के ऊपर राहु केतु से संबंधित प्रभाव बहुत अधिक देखे जाते हैं। या कह सकते हैं आज कलयुग के समय में व्यक्ति गलत चीज़ों को बहुत जल्दी से अपने भीतर ग्रहण करता है और अच्छाइयों का इतना गुणगान नहीं कर पाता। इन्हीं चीज़ों पर राहु और केतु सदैव भारी रहते हैं। यहाँ मंगल की राशि में राहु रहेंगे, जो राहु अपने स्वभाव के भी फल देंगे और भरणी नक्षत्र के भी फल मिलकर यहाँ आपको मिलेंगे। राहु के बारे में हम बात करें तो राहु की दशा यदि आपको चल रही है तो यह ज़्यादा प्रभावित होता है। 42 वर्ष से व्यक्ति की उम्र अगर ज़्यादा हो चुकी है तो राहु का प्रभाव अधिक जीवन में पड़ता है। जिनका न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी अंक ज्योतिष के अनुसार 4 अंक पर भी राहु का प्रभाव है। यानी मेष राशि वाले जिनका नक्षत्र भरणी है, जिनको राहु शुक्र या मंगल से संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही है, आपका जन्म भरणी नक्षत्र के भीतर हुआ है, तो आपके लिए यह गोचर अन्य लोगों के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रहेगा। मेष राशि के अंदर अश्वनी, भरणी और कृतिका यानी केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र भी हैं। यानी इनसे संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर वाले लोग भी इससे अधिक प्रभावित रहेंगे। राहु को हमने विदेश यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में छाना, एंटरटेनमेंट, इनकर विशेष तौर पर देखा गया है। जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एनिमेशन, विदेश से जुड़कर व्यापार करना, टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटर, फैशन, ग्लैमर, इन पर राहु का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। अब राहु के भीतर ये सब कारकत्व हैं। अब ये मंगल की राशि में है, यानी राहु का मंगल की मेष राशि में जाना व्यक्ति को उत्तेजित तो करता है। वो बहुत जल्दी से रिजल्ट चाहता है और ऐसे लोगों के भीतर थोड़े पेशेंस की कमी भी हो जाती है कि आप पूर्ण रूप से धैर्यवान नहीं रह पाते। आपके भीतर किसी न किसी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध या हठी स्वभाव भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। अब भरणी नक्षत्र के बारे में बात करें तो शास्त्र के अनुसार यह दूसरा नक्षत्र है। पहला नक्षत्र अश्वनी और दूसरा भरणी। भरणी नक्षत्र शुक्राचार्य का नक्षत्र है। भरणी यानी पालक, पालनहार, पोषण करने वाला ग्रह माना जाता है।
यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लोगों की हेल्प करने वाला होता है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है ऐसे लोग अपने जीवन में दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, या जिनके ग्रह अधिकतर भरणी नक्षत्र में हों, खास तौर पे लग्न लग्नेश चंद्रमा या दशम भाव के मालिक, तो ऐसे व्यक्तियों के भीतर दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, परोपकार की भावना होती है। ऐसे लोग सामाजिक क्रियाकलाप, ऐसे कार्यों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते दिखाई दिए हैं, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र को धन कारक कहा जाता है। यानी ये ग्रह आपको, ये नक्षत्र पैसा दिलाएगा, ये नक्षत्र आपको धन देता है। ये राहु का मित्र है और राहु शुक्र के उसमें जाएंगे तो ये गेन कराएंगे, ये लाभ देंगे कि राहु अब खुश हैं अपने मित्र के नक्षत्र में। शुक्र को भौतिक सुखों का कारक और लग्जीरियस प्लैनेट माना जाता है। यानी कलयुग के भीतर जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र के बदौलत देखी जाती हैं। यानी शुक्र का मतलब है धन, लक्ष्मी, गेन। अगर हम आपने एक ज्योतिषी का नाम सुना होगा, बहुत विख्यात ज्योतिषी रहे हैं, वो अभी भी हैं, श्री के.एन. राव। उनके अनुसार भरणी नक्षत्र पर बहुत आर्टिकल्स लिखे गए। उन्होंने भरणी नक्षत्र के बारे में, जब हमने उनके अंडर में रिसर्च की थी तो काफ़ी कुछ उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो आप चाहें तो उनका आर्टिकल भी कहीं ना कहीं इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ज्ञान, भौतिक सुख देने वाला, रति सुख देने वाला, मैथुन क्रिया में भी लिप्त करता है ये राहु जब शुक्र के नक्षत्र में और मंगल की राशि में हो। थोड़े व्यक्ति स्पष्टवादी भी हो जाते हैं, किसी के बंधन में रहकर काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। यानी लोगों की देखभाल तो करते हैं लेकिन अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं चाहिए। जादू टोना, मनोरंजन, खेल, खिलौने जिससे लोगों को सुख प्राप्त हो, ऐसे सभी चीज़ों में भरणी नक्षत्र का रोल देखा जाता है। और जब राहु इसके भीतर आता है तो इस प्रकार की इंडिकेशंस को दे देता है। यानी आप समझ लीजिए कि अब मंगल की राशि में राहु अपने कारकत्व और शुक्र के भरणी नक्षत्र के कारकत्वों को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा समझाना ये जरूरी समझा है कि आखिर मंगल की राशि राहु और शुक्र के भरणी नक्षत्र का होना क्या है। अब मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि के लिए क्या इसके रिजल्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप इस नक्षत्र के शुभ एवं अशुभ प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ेंगे, शुभ प्रभाव मिलेंगे, अशुभ प्रभाव से आप बचेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो राशि है आपकी मेष राशि। देखिए मंगल प्रधान राशि मेष राशि है, उसके अंदर राहु हैं। इन्होंने अप्रैल 2022 में यहाँ पर ट्रांजिट किया 12 अप्रैल को, और अभी 14 जून आते ही ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु शुक्र के नक्षत्र में मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और सप्तम का मालिक है। यानी ये प्लैनेट धनदायक है, सुख देने वाला है, भौतिक सुखों की तरफ आकर्षण देने वाला है, पत्नी का सुख, पत्नी का सहयोग देने वाला है, विवाह कराने में सक्षम है। यानी रति सुख, मैथुन क्रिया पर भी इसका प्रभाव है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में लिप्त होंगे, चाहे वो अपने जीवन साथी के साथ लिप्त हो जाएं, चाहे आप के जीवन में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश हो। लेकिन कहा जाता है कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र मार्केश भी होते हैं। मार्केश की स्थिति यहाँ जब उत्पन्न होती है जब आप किसी गलत कर्म में लिप्त हों और आपकी सामाजिक हानि हो जाए, समाज को पता लग जाए, समाज में आपके ऊपर कलंक लग जाए, तो ऐसी स्थितियों में अपने ऊपर संयम भी रखें, क्योंकि यह शुक्र धन, पद प्राप्ति, नौकरी, भौतिक सुख, कार्य क्षेत्र में तरक्की, उस हिसाब से तो ये प्लैनेट अच्छा है। लेकिन जब जब आपके कर्म गलत चीज़ों में जाएंगे तो ये आपकी बदनामी भी करा देगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब मंगल की राशि यानी मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह तो बेहतर है ही हैं, अब राहु यहाँ भरणी के नक्षत्र में आए हैं तो राहु भी यहाँ अच्छे ही फल देंगे। यानी अगर आप सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी चलाई,
किसी भी प्रकार का शॉर्टकट्स नहीं अपनाया, कोई मन में गलत या गंदे विचार नहीं लाए, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में आपको अच्छा धन सम्मान अवश्य मिलेगा। यानी भरणी नक्षत्र में जो राहु रहेंगे वो मेष राशि वालों के लिए सुख फलदायी होंगे। बस अपने ऊपर संयम रखें, अपनी इच्छाओं को बढ़ने ना दें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट। वृषभ राशि आपके तो लॉर्ड ही शुक्र हैं, राहु आपके मित्र हैं, लेकिन ये राहु द्वादश भाव में आपकी राशि से चल रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में। देखिए, जब जब राशि का मालिक शुक्र हो और राहु आपकी राशि से द्वादश में और शुक्र वहाँ चल रहे हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है व्यक्ति को ट्रैवलिंग्स काफ़ी करने को मिलती हैं। दूर स्थान से संपर्क बना के लाभ मिलना, फॉरेन ट्रैवलिंग करना, विदेश यात्राएं करना, हवाई यात्राएं करना, बाहर से जुड़कर या बाहर के लोगों से जुड़कर या एमएनसीज कंपनी आदि से जुड़कर आपको अच्छा लाभ ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। किसी स्त्री या पुरुष के माध्यम से आपके जीवन में राइज होगा। ये तो इसके एक सकारात्मक स्थितियां दिखाई दी। अब क्योंकि राशि का मालिक भी शुक्र है, जब वो अपने से द्वादश में जाए तो व्यक्ति कभी कभी अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में भी लगाता है। जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर भी व्यर्थ की मेहनत करना शुरू कर देता है। क्योंकि राहु अगर द्वादश भाव में शुक्र के नक्षत्र में और मंगल की राशि में है तो ये आपके मन को चंचल करता है। ये कॉम्बिनेशंस आपके मन में उमंगे उठाता है। भौतिक सुखों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होना, शारीरिक श्रम छोड़कर भौतिक सुख या सुख सुविधाएं या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है ये ग्रह, जिसमें कभी कभी व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार भी देखा जाता है। तो व्यभिचारिता से दूर रहे, अन्यथा ये द्वादश भाव है, आपका व्यभिचार तो हो जाएगा लेकिन आपका जो खुद का स्वयं का बेडरूम है वह ध्वस्त और बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे समय में जातक को माता काली की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे समय में भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र जपना चाहिए, उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यानी इस ग्रह के जो नक्षत्र ट्रांजिट है उससे लाभ लेने वाले आप स्वयं हैं कि जैसे कर्मों में आप लिप्त होते चले जाएंगे वैसे ही आपके साथ इस ग्रह का होना शुरू हो जाएगा। खास तौर पे अगर आपको राहु, केतु या मंगल से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर है तो सावधान हो जाएं, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। आप अपनी ही गलती से अपने चरित्र का हनन कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह को कहने को योग कारक कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक राशि पंचम भाव में पड़ती है जो कि इसकी मूल त्रिकोण साइन भी है, यानी तुला। अब राहु आपकी राशि से एकादश में, एकादश का मतलब है फल देने वाला ग्रह, कि 11वें घर में कोई भी ग्रह गया वो फल देगा। वो मंगल की राशि में है तो थोड़ा उत्तेजित करेगा कि लाभ जल्दी जल्दी क्यों नहीं मिल रहा, मुझे जल्दी से लाभ चाहिए। अब ये शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र भरणी नक्षत्र सदैव देने वाला नक्षत्र होता है, अपने पास जितना है उतना दे देता है। यानी राहु अगर शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो आपके आय के साधन बढ़ाएंगे, आपको फायदा देंगे, आपको प्रमोशन, आपको पद प्राप्ति कराएंगे। अब ये शुक्र आपकी राशि से पंचमेश भी हैं, जिसके नक्षत्र में राहु आया, यानी विद्या से, शिक्षा से, बुद्धि से, हायर एजुकेशन से, अपनी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा आप अपने कर्म के प्रति योजना बनाएंगे, पढ़ाई करने के तरीके अच्छे अपनाएंगे, पढ़ाई करने के तरीके बदलेंगे, उन पर ज़्यादा वर्क करेंगे, शोध करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ऐसे समय में अगर जो लोग बाग मॉडलिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ग्राफिक्स के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे समय में इन कार्यों के प्रति रुझान बढ़ाएं, या कह सकते हैं ऐसे कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं चंद्र प्रधान राशि कर्क राशि के बारे में, कि कर्क राशि से दशम भाव में राहु हैं। यहाँ राहु योग कारक मंगल की राशि में है, यानी राहु का दशम में जाना मजबूती दिखाता है। ये राहु अब मंगल की राशि के साथ साथ शुक्र के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे।
शुक्र ग्रह आपके लिए चतुर्थेश और एकादशेश है, यानी लाभ के अवसर देना, कर्म करते हुए लाभ देना, क्योंकि वह चौथे घर का मालिक भी है, इसलिए यह शुक्र जीवन में सुख साधन को बढ़ाएगा। घर के अंदर सुख साधन बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बढ़ाना, या ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ के काम करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं जिसकी खरीद फरोख्त पब्लिक के द्वारा की जाए कि भाई मैं ऐसा आइटम्स बेचने के लिए एक शॉप लगाने की स्थिति रखता हूं कि जिसमें लोग बाग सुंदरता से संबंधित चीज़ें मुझसे खरीदें, चाहे वो क्लोथ्स है, गारमेंट्स है, परफ्यूम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, कंप्यूटर एसेसरीज़, मोबाइल एसेसरीज़, लैपटॉप एसेसरीज़ हैं, उन सब चीज़ों के यानी नैनो पार्ट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। यानी राहु का दशम में भरणी नक्षत्र में जाना आपके लिए लाभदायक ही है। यानी कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। ऐसा शुक्र ऐसा राहु भरणी नक्षत्र में जाकर आपको कुछ गेन ही देगा। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है। सूर्य के लिए वैसे राहु को मित्र नहीं माना जाता, शुक्र को भी मित्र नहीं माना जाता, लेकिन अब राहु पंचम में है, नवम भाव में है। नवम भाव त्रिकोण है। त्रिकोण के अंदर ये मंगल की योग कारक राशि के अंदर भी है। इसका मतलब है राहु को ना चाहते हुए भी अच्छा फल देना पड़ेगा। पहली बात तो वो योग कारक ग्रह के उसमें है, अच्छे स्थान में बैठे हैं, और अब वो अपने दशमेश शुक्र के नक्षत्र में भी एंट्री कर गए। कहाँ आए? 9th हाउस में, दशम भाव कर्म स्थान। अब कर्म भाग्य का बहुत अच्छा संयोग राहु ने बनाया कि राहु का शुक्र के नक्षत्र में जाना, और शुक्र दशमेश हैं, यानी अगर जितने भी कॉम्बिनेशंस, जितने भी तत्व या जितने भी कारक मैंने आपको राहु और भरणी नक्षत्र से जुड़े हुए वीडियो की शुरुआत में बताए हैं, आपने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिएगा कि कौन कौन से कारकत्वों के काम करने से आपको लाभ मिलेगा। कि यदि आप सोचते हैं कि मैं किन कार्यों के अंदर जाऊं, तो आप राहु के भरणी नक्षत्र के गोचर के दौरान उन सभी कार्यों में से कोई भी एक कार्य ऐसा अपना सकते हैं, वो कार्य आपको लाभ देगा। यानी प्लेसमेंट अच्छी है, नक्षत्र का प्लेसमेंट अच्छा है, नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट अच्छा है, और उन सभी कार्यों से आप कोई सा भी कार्य ज्वाइन करिए। यदि आप उसमें वर्क करते हैं, उसमें पहले से ही काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनमें से कोई सा भी काम आप अटेंड करें और आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं हम कन्या राशि के बारे में। बुध प्रधान राशि आपके लिए राहु अष्टम में है। राहु केतु का अष्टम में जाना शुभ नहीं होता। आए दिन कुछ ना कुछ नई अड़चने देता है राहु केतु। आए दिन कुछ ना कुछ नया संकट, परेशानी, हेल्थ इश्यूज, मानसिक चिंताएं राहु की वजह से मिलती हैं, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है। कन्या राशि के लिए मंगल शत्रु है, यानी शत्रु के भाव में अष्टम भाव के अंदर ये राहु का ट्रांजिट तो शुभ नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये राहु को एक चीज़ पॉजिटिव प्राप्त हुई, वो हुआ शुक्र का ट्रांजिट, यानी भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में राहु का प्रवेश हुआ। शुक्र आपके लिए दूसरे मालिक यानी धन भाव के मालिक और भाग्य स्थान के मालिक हैं। यानी कन्या राशि वालों के लिए भी शुक्र को योग कारक ग्रह हम कह सकते हैं, राजयोग देने वाला ग्रह हम कह सकते हैं। यहाँ पर राहु का शुक्र के नक्षत्र में जाना आपके भाग्य को कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास करेगा, आपको धन के स्रोत बना के देगा, क्योंकि वो धन भाव का मालिक भी है। ऐसी स्थितियों में अगर आपको शुक्र से संबंधित दशांतर या प्रत्यंतर कहीं भी आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा फलित होता है। अन्यथा सबसे पहली रिजल्ट मिलते हैं ग्रह कौन से भाव में बैठा, किसकी राशि में बैठा, और तीसरे नंबर पे आता है किसके नक्षत्र में बैठा। यहाँ तीनों से मिले जुले फल आपको मिलेंगे। तो स्ट्रांगली अगर देखें तो शुक्र का अगर गोचर आपको प्रभावित कर रहा है, आपकी राशि शुक्र की राशि है, या आपके ऊपर शुक्र से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, तो ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली होने वाला है।
अन्यथा नक्षत्र के अंदर प्रवेश उतना ही फल देता है जितना ब्रह्मांड में चल रहा गोचर, यानी 30%। तो उसको आप इस तरीके से मान सकते हैं, शुक्र के नक्षत्र में इसकी एंट्री शुभकारी ही है, यानी कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल आपके लिए रहेगी ही रहेगी। बात करते हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और राहु आपकी राशि से सप्तम में है। कहा जाता है जिस एक्सेस पे राहु केतु आता है 18 महीने के भीतर उस दौरान विवाह से संबंधित घटनाएं होती हैं, यानी विवाह कराने में ये ग्रह सक्षम है। अब ये राहु मंगल की राशि में है, यानी मंगल सप्तम भाव का मालिक है, उत्तेजित तो करेगा आपको, कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आपके आकर्षण को तो बढ़ाएगा। अब ये राहु शुक्र के नक्षत्र में है, ऐसी स्थितियों में विवाह के प्रबल योग बना देता है ये कि भाई जून से लेकर जनवरी के बीच तुला राशि वालों के लिए विवाह या वैवाहिक संबंध स्थापित होने के योग बनते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं या आपकी शादी नहीं हुई है तो यह आपके ध्यान को भी भटका सकता है। पहली बात कि सप्तम भाव है, दूसरा ये मंगल की राशि है, तीसरा ये यहाँ पे राहु है और चौथा यहाँ शुक्र के नक्षत्र में है। इसका मतलब मंगल और शुक्र की युति के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, ये ध्यान को तो भटकाती है। ये व्यक्ति का रुझान कहीं ना कहीं अन्य स्त्री या पुरुष के प्रति तो जाता है। ऐसे समय में लव रिलेशनशिप्स भी अगर मेंटेन होता है तो उसका जो टारगेट है वो सिर्फ रति क्रिया या मैथुन क्रिया ही होती है। व्यक्ति के मन में वो विचार आता ही नहीं कि मुझे इनसे शादी करनी है, उसके मन में सिर्फ यही विचार आता है कि कैसे मैं अपनी लस्ट को, हवस को पूरा करूं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये शुक्र की राशि में जाएगा, इसलिए भौतिक सुख तो देगा, सुख साधन देगा, काम धंधा देगा, सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक भटकाव आपके मन में यहाँ पर आ सकता है। आपको ऐसे समय में रुद्र गायत्री का जाप करना चाहिए, वह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है। राहु आपकी राशि से छठे घर में मंगल की ही राशि में शत्रुओं से लड़ने की क्षमता दे रहा है, बीमारी को दूर भगाने की क्षमता दे रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने की क्षमता देता है। लेकिन राहु का छठे घर में जाना, छठा घर रोग, ऋण और रिपु है। किसी न किसी प्रकार से शत्रुओं को बनाना, किसी न किसी प्रकार से शरीर में रोग देना, आए दिन कुछ ना कुछ नया एफर्ट्स करना पड़ता है, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। लेकिन अब ये शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं। सप्तम और द्वादश का मालिक होकर छठे घर में शुक्र का नक्षत्र जहाँ पर राहु का ट्रांजिट है कि राहु शुक्र में एंट्री कर गए, यानी ऐसे समय में अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखें। ऐसे समय में पति पत्नी से संबंधित जो संबंध हैं उनको मजबूत करें। किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, उस विवाद के प्रति ऐसा भी संभव है कि आपके चरित्र को लेकर सवाल उठाए जाएं। यानी शुरुआत है इस ग्रह की अभी, ये आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है। कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के बीच में खटास शुरू हो जाए, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होने शुरू हो जाएं। उसके पीछे कारण यही हो सकता है कि आप उससे क्यों बात करी आपने, आप उससे क्यों हंस के बोल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं स्त्री के लिए ये राशि हो या पुरुष के लिए राशि हो, रिजल्ट तो समान ही है। यानी ये आपको आपके चरित्र से भटका सकता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन छठे में ये ग्रह है और शुक्र द्वादशेष है। अगर एक बार इन्वॉल्व हो गए तो आप समझिएगा निश्चित सामाजिक हानि होगी, सामाजिक पतन होगा, पूरे समाज में आपके बारे में पता लग जाएगा। ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत सोच समझ के निर्णय करने चाहिए। अब ऐसे समय में यदि आप टूर से, ट्रैवलिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, वहाँ जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन परिस्थिति कहीं भी हो, चाहे आप यहाँ रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे कहीं भी रहें, आपको कहीं ना कहीं ये व्यभिचार की तरफ धकेल सकता है। ऐसी स्थितियों में माता काली की उपासना करनी अच्छा रहेगा। ऐसी स्थितियों में भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र जपना अच्छा रहेगा। ये आपको सद्बुद्धि देगा और आपको सदमार्ग की तरफ ले जाएगा, भटकने नहीं देगा। ऐसे समय में यदि राहु या शुक्र से संबंधित प्रत्यंतर या अंतर भी चल रहा है तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं अब हम बृहस्पति प्रधान धनु राशि के बारे में
बृहस्पति बहुत स्ट्रांग अवस्था में चल रहे हैं, तो वहीं आपकी राशि से पंचम में राहु है। केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ राहु केतु सदैव अच्छे फल देने वाला होता है। अकस्मात धन देना या अचानक से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। पंचम भाव में राहु शुक्र के नक्षत्र में आए। शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन में सुनिएगा, मैंने आपको बताया है कि राहु के क्या कारकत्व हैं और शुक्र के भरणी नक्षत्र के क्या कारकत्व हैं। यदि आप उनसे रिलेटेड कोई बिजनेस, कोई नौकरी या कोई एजुकेशन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही समय है कि हमें ऐसे समय में एंट्री कर लेनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूर ट्रैवलिंग्स, मीडिया, ग्राफिक्स, एनजीओ खोलना, पालन पोषण करना, लोगों की देखभाल करना, सामाजिक कार्य करना, और भी बहुत सारे तत्व मैंने उसमें बताए हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई एजुकेशन कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई नौकरी या वर्क या व्यापार करना चाहते हो, तो आपके लिए ये एक इंडिकेशन आ चुका है कि ये आपके पास एक राइट टाइम है कि आप ऐसे समय में इस प्रकार की शिक्षा या काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये पंचम भाव है, इसलिए खास तौर पर यहाँ शिक्षा यानी किसी चीज़ का सीखना, कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं टीवी ठीक करना सीख लूँ, एसी रिपेयर करना सीख लूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को ठीक करना सीख लूँ, तो ये एक अच्छा समय है। ऐसे समय में आप एंट्री भी करेंगे, आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी और आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। क्योंकि भले ही राशि से छठे घर का मालिक शुक्र है, लेकिन वो एकादश यानी लाभ का मालिक भी है, यानी एफर्ट्स डालेंगे तो लाभ भी मिलेगा। आइए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। शनि प्रधान मकर राशि 7.5 के दूसरे चरण से वर्तमान में जूझ रही है और आपकी राशि से शुक्र योग कारक यानी परम मित्र। आपके लिए राहु भी मित्र ही है, कोई खराब नहीं है। राशि से चौथे घर में मंगल की राशि में राहु का होना, शुक्र के नक्षत्र योग कारक शुक्र के नक्षत्र में होना सभी प्रकार से सुख साधन देने वाला होता है। चौथा घर शुक्र के दिग्बली होने को दर्शाता है। अब यहाँ पर पहले फल मंगल के, क्योंकि मंगल की राशि, दूसरे फल राहु के और तीसरे फल होंगे योग कारक शुक्र के। शुक्र पंचमेश हैं तो एजुकेशनली अच्छे, शुक्र दशमेश हैं तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे। ऐसे में शुक्र से संबंधित दशा और अधिक फलित होगी, राहु से संबंधित दशा और अधिक फलित होगी। अब राहु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र पंचम और दशम के मालिक हैं। इसका मतलब है कि आपको पंचम और दशम यानी शिक्षा और व्यापार में से अगर सिलेक्शन करना हो कि मुझे किस क्षेत्र में शिक्षा करनी चाहिए, मैं कौन सा काम करूं, मैं किस सेक्टर के अंदर जाऊं, तो भैया इससे बढ़िया मौका नहीं है। आपने यदि इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो आप इंट्रोडक्शन सुने, मैंने वहाँ बताए हैं कि राहु क्या करेगा, शुक्र यानी भरणी नक्षत्र क्या करेगा। उन दोनों में बहुत सारे कारक तो मैंने बताए कि इनसे संबंधित कामों में व्यक्ति अगर हाथ डाले तो उसको सफलता मिल जाएगी। ये आपके लिए एक अच्छा समय है, एक नया बेस, नया तरीके से स्टार्ट करना, या आप ऑलरेडी उन कामों के अंदर लगे हुए हैं, चाहे नौकरी से चाहे व्यापार से, कैसे भी, तो ये आपके लिए एक फलित समय है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है जिसमें आप एक अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। यानी मकर वालों के लिए राहु का भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट होना कुछ देकर ही जाएगा। कुंभ राशि के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत से लोगों से इस बारे में बात होती है और उनको बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। जिन जिन लोगों को गोचर के साथ साथ दशा बहुत परफेक्ट मिली है, उन्होंने जीवन में लाखों वालों ने लाखों कमाए, करोड़ों वालों ने करोड़ों और हजारों वालों ने हजारों कमाए। अब शुक्र आपके लिए योग कारक, राहु थर्ड हाउस के अंदर है। यहाँ पर वो प्रिंसिपल एक्यूरेट आता है कि थर्ड हाउस में राहु जब भरणी नक्षत्र में हो और वो शुक्र आपके लिए योग कारक होता है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जितना भी माध्यम आज के समय में इंटरनेट का चलता है, आपके लिए वो सारे फील्ड ओपन हैं। एमएनसीज कंपनी में काम करना, विदेश से जुड़ के काम करना, विदेश के लोगों के साथ जुड़कर काम करना, इससे बेहतर मौका शुक्र या राहु आपको कभी नहीं देंगे। क्योंकि ये ट्रांजिट बहुत सालों में एक बार ऐसा होता है कि राहु भरणी नक्षत्र में आए। फिर कब आएंगे? 18 साल के बाद आएंगे। तो भैया बार बार ऐसा समय नहीं आता। आप इससे संबंधित कोई एजुकेशन या इससे संबंधित कोई वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में उसके बारे में बोला है
कि भैया राहु के क्या कारकत्व हैं और भरणी नक्षत्र के क्या कारकत्व हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर लो, एक पेपर पे नोट कर लो, और अगर आपके दिमाग में इनसे संबंधित कोई भी वर्क करने के लिए आता है तो आप उसमें चलो, आप उसके अंदर आगे बढ़ो। आपके लिए सुनहरा समय है जो आपकी ज़िंदगी को बना सकता है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये अच्छा योग है। मीन राशि, मीन राशि के लिए राहु का धन भाव में अकेले बैठना अच्छा होता है। कहते हैं राहु केतु अगर धन भाव में अकेले हों, इन पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो ये ग्रह धनदायक होता है, ये ग्रह तरक्की देता है, ये ग्रह कार्य क्षेत्र के अंदर अवसर प्रदान करता है। अब ये जो राहु है ये शुक्र के नक्षत्र में आया। यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मीन राशि के लिए शुक्र को मित्र नहीं माना जाता। मीन राशि के लिए शुक्र 2 खराब स्थान का मालिक भी है। पहली बात तो दूसरा घर, दूसरा राहु, तीसरा अपने शत्रु शुक्र के नक्षत्र में। अब अगर मीन राशि वालों आपको राहु या शुक्र से संबंधित अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है तो आप विशेष सावधान हो जाओ, क्योंकि धन भाव के अंदर यह योग बना हुआ है। अष्टमेश के नक्षत्र में राहु दूसरे घर में चले तो धन का नाश करता है। परिवार के व्यक्ति विशेष के साथ धन का नाश, कुटुंब का कलह होना, बंटवारे में बेईमानी होना, पैतृक संपत्ति के अंदर पूर्ण फल ना मिलना, किसी न किसी प्रकार का कलह कुटुंब वालों से चलना, इन्हीं योगों में देखा जाता है। यानी ये समय आपके पैसे की सेविंग के लिए है। ऐसे समय में आप अपने पैसे को बचाओ, ऐसे समय में आप अपने पैसे को इकट्ठा करने पर ध्यान दो, व्यर्थ के खर्च से दूर रहो। किसी को पैसा देते समय बहुत बार सोचो, अपना पैसा फंसाने से पहले बहुत बार सोचो, क्योंकि ऐसे समय में अगर पैसा फंस गया तो आप परेशान हो जाओगे कि जब तक ये राहु यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक आपको इल्झा के रखेगा, क्योंकि ये आपके शत्रु के नक्षत्र में चलता है। पैसा देना एक अलग बात है, लेकिन धन के संचय के लिए परेशानी लगातार देता है ये कॉम्बिनेशन। क्योंकि अब ये जो योग है ये अष्टमेश शुक्र के नक्षत्र में आया। अगर आप मीन राशि की बात करो तो मीन राशि के लिए शुक्र मित्र नहीं है। मीन राशि के लिए यानी बृहस्पति के लिए राहु भी मित्र नहीं है। और ये दूसरा घर को हम मारक भाव भी कहते हैं कि सेकंड हाउस में जरूरी नहीं है कि आपको मृत्यु ही होगी, सेकंड हाउस से आपके धन का भी नाश होगा, यानी धन की मृत्यु होगी। तो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा संजो के रखना है। ऐसी स्थिति में माता काली की उपासना करें, ऐसी स्थिति में श्री सूक्तम का जाप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में रुद्र गायत्री का जाप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से आपको बहुत सारी चीज़ों में सेविंग मिलेगी और आप इनसे बच पाएंगे। तो ये था सभी 12 राशियों के ऊपर राहु के भरणी नक्षत्र में जाने का फल कि क्या करेंगे। राहु 7 महीने तक भरणी नक्षत्र के अंदर रहेंगे, किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है, किन के लिए अशुभ है, किन के लिए शुभ है, जिनके लिए अशुभ है उनको क्या उपाय करने से लाभ मिलेगा, वो सब मैंने यहाँ डिटेल में बताने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।